हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर IBPS मॉक प्लेलिस्ट जिसके अंदर हम हर दिन एक वीडियो डिस्कस करेंगे और उस वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चंस होंगे। जो आपका पैटर्न है आपके IBPS की मेंस का, जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं 60, ठीक है, और ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स रहेगा। तो हर वीडियो में, हर सेशन में हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि जब तक आपके एग्जाम्स की डेट आए तब तक हम इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे अच्छे से प्रिपेयर कर पाए कि हम कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर अच्छे से दे पाए। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देने की कोशिश करूंगी। जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन तो प्रिपेयर होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, जो भी उस रिलेटेड टॉपिक था वो हम और उसको भी हम डिटेल में पढ़ पाएंगे विद इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये है हमारा इसका स्ट्रैटेजी। हमारी जो प्लेलिस्ट की स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है कि पर सेशन हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ एक्सप्लेनेशन है तो उसको भी हम साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो जनरली जो आप देखें, मोटा मोटी आपके IBPS SO का जो मेंस का एग्जाम होता है उसका जो सिलेबस होता है उसमें ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं: डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, योर ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर, योर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रो प्रोसेसर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम सभी पॉइंट्स का मिक्सचर लेने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और भी टॉपिक्स के अगर हम क्वेश्चंस ऐड करें, ठीक है ना, एज पर योर एक्सपीरियंस, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम उसको भी हमारे MCQ सेशन में इंक्लूड करेंगे ताकि हमारी तैयारी बेहतरीन हो। तो ये हम टॉपिक्स रखने वाले हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर सेशन में हम सारे ही सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस लें और उनके टॉपिक्स को भी डिस्कस करें और MCQs भी प्रिपेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट टाइप ऑफ वायरसेस uses computer host to reproduce itself? ठीक है ना, किस टाइप के जो वायरसेस हैं, कंप्यूटर होस्ट जो है वो यूज होते हैं टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। तो ये कौन से वायरसेस होते हैं आपके? ये वायरसेस होते हैं आपके वर्म वायरस। वर्म वायरस क्या होता है? एक मलिशियस प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि आपके स्प्रेड हो जाता है थ्रू अ नेटवर्क, ठीक है, बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। खुद को ही रेप्लिकेट कर करके क्या करता है, वो अपने आप को स्प्रेड कर लेता है थ्रू दी नेटवर्क। और ये वर्म वायरसेस से ये क्या कर सकते हैं, जो भी आपके सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है उनकी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अगर कोई नेटवर्क पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखी है तो उसको स्टील कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम के लिए, सिस्टम के एक्सेस के लिए एक बैकडोर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, अदर वायरसेस को और अदर वल्नरेबिलिटीज को रास्ता मिल जाता है आपके सिस्टम को एक्सेस करने का अनऑथराइज्ड वे में, ठीक है। जो भी सिस्टम में फाइल्स रखी है उनको करप्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करते हैं, कई बार ना ये एक तरीके से आपकी जो सर्विसेज है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज वाला टाइप का अटैक भी ले लेते हैं। कैसे? ये क्या करते हैं, जो भी आपका सिस्टम होता है उसकी लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी और बैंडविड्थ को यूज कर लेते हैं कि जो आपकी लेजिटिमेट सर्विसेज होती है ना, उनको वहां पे मेमोरी या बैंडविड्थ नहीं मिल पाती है और वो सर्विसेज यूजर को सर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अदर वायरसेस को भी एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रिगर करता है, ठीक है। और जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है, आपके नेटवर्क को क्या कर देता है, अनयूजेबल बना देता है। तो ये ऐसा वायरस है जो कि अपने आप को रिप्रोड्यूस या क्या बोल सकते हैं, रेप्लिकेट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेट हैज रिजल्टेड इन। तो देखो, इंटरनेट हैज रिजल्टेड इन कम्युनिकेशन कॉस्ट। तो रिलेटेड हमसे किससे पूछ रहा है कि इंटरनेट जो है उसे कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है उसमें क्या फर्क पड़ा। फ्रीज ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट की एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन कॉस्ट हो गई है, ठीक है ना, कि हमेशा इतनी ही लगेगी, तो ऐसा तो नहीं है, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क। लोअरिंग ऑफ कम्युनिकेशन कॉस्ट की कम्युनिकेशन कॉस्ट कम हुई है, ठीक है ना, या इंक्रीज हुई है या एलिमिनेट ही हो गई है, ठीक है ना। तो आपको इसमें से बताना है कि क्या आंसर सही है। तो देखो, इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है, कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो कम हुई है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली विद द नेटवर्क आपके मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, आपकी फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रादर देन आपको कहीं जगह पर जाके ट्रैवल करना, उससे बेटर है कि आप इंटरनेट के थ्रू ही अपने मैसेजेस को शेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो बेसिकली इंटरनेट जो है उसने क्या करा है, कम्युनिकेशन कॉस्ट को लोअर किया है। नेक्स्ट देखिए, HTML कमांड्स सच एज आर नोन है। सो देखो, HTML की जो कमांड्स होती है ना, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है टैग्स। तो इसका आंसर तो है ऑप्शन सी। अब टैग्स होते क्या हैं वो हम देखते हैं। तो कुछ क्वेरीज होती हैं HTML कमांड्स या HTML टैग्स से, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट आता है कि टैग्स क्या होते हैं। तो देखो, टैग्स क्या होते हैं, कोडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो कि ब्राउजर को क्या बताती है कि कैसे टेक्स्ट और इमेजेस को वेब पेज पे डिस्प्ले करना है।
तो बेसिकली आपके जो टैग्स है एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, कोडेड इंस्ट्रक्शंस का काम करते हैं, जो कि ब्राउजर को ये बताना है कि कैसे किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले करना है या किसी इमेजेस को डिस्प्ले करना है वेब पेज के ऊपर। ठीक है, टैग्स यूज कैसे होते हैं, तो देखो टैग्स कहाँ पे कंटेंट होते हैं आपके इस सिंबल में, यानी कि ओपन एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट के बीच में आप टैग्स को लिखते हो। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला है तो HTML एक टैग हो गया, और ये वाला टैग जो होता है वो क्या होता है, रूट होता है आपके HTML डॉक्यूमेंट का। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे बॉडी टैग होता है, ये क्या कंटेन करता है, जो भी पेज का कंटेंट होता है ना, विजिबल पेज कंटेंट जो है उसको कंटेन करके रखता है। टैग्स स्ट्रक्चर्ड कैसे होते हैं, तो देखो टैग्स जो है कैसे स्ट्रक्चर, जनरली जो जब भी आप टैग्स मेंशन करते हो तो टैग्स जो है ना पेयर के फॉर्म में ही आते हैं। जैसे मैंने हेडर 1 को यहाँ पे हेडिंग जो है 1 उसको मेंशन किया और यहाँ पे इसको एंड कर दिया, लेकिन कुछ टैग्स हैं जो पेयर में नहीं आते, जैसे IMG टैग है ना, ये अनपेयर्ड टैग है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी एलिमेंट्स को प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे OL हो गया, OL किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, UL होता है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, DL होता है आपका डेफिनेशन लिस्ट के लिए। ठीक है ना, इसी तरीके से H1 से H6 तक है वो आपके HTML की हेडिंग्स होती है, जिसमें H1 हेडिंग जो होती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, और H6 जो हेडिंग होती है वो काफी लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है। इसके अलावा ब्रेक यूज होता है जो कि लाइन ब्रेक के लिए यूज होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू कनेक्ट वंस कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट फ्रॉम अनदर लोकेशन शुड बी यूज, यानी कि मुझे क्या करना है, एक किसी दूसरी लोकेशन पे बैठे बैठे, ठीक है, एक कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करना है। ठीक है ना, यानी कि मुझे उस कंप्यूटर की सर्विसेज को रिमोटली एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे, तो देखो रिमोट एक्सेस के लिए आपका जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है टेलनेट। अगर हम टेलनेट के बारे में देखें तो टेलनेट क्या होता है, एक टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जो क्या अलाउ करता है, यूजर्स को अलाउ करता है टू कम्युनिकेट विथ रिमोट कंप्यूटर्स ओवर अ TCP/IP नेटवर्क। ठीक है ना, किसी भी एक तरीके से आप समझ सकते हो कि रिमोट कम्युनिकेशन के लिए या कम्युनिकेशन यूजर को रिमोट कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज लेते हैं वो यूज होता है टेलनेट प्रोटोकॉल, और इसको टेली टाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल भी बोला जा सकता है। ठीक है ना, ये जनरली कब यूज होता है, ट्रबल शूटिंग के लिए यूज होता है, कुछ टेस्टिंग अगर आपको नेटवर्क सर्विसेज की टेस्टिंग करनी है उसके लिए यूज होता है। इसके अलावा और किस लिए यूज होता है, रिमोट डायग्नोस्टिक इन IoT डिवाइसेज, जो आपकी भी IoT डिवाइसेज है उनके रिमोट डायग्नोस्टिक के लिए भी आपका टेलनेट प्रोटोकॉल यूज होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, जबकि FTP जो प्रोटोकॉल है वो क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जो कि आपके नेटवर्क थ्रू द नेटवर्क फाइल्स को अपलोड करना, डिलीट करना, डाउनलोड करना, ठीक है, उसके लिए यूज होता है आपका FTP। नेक्स्ट देखिए, दी स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इन डेटाबेस, तो देखो कौन स्टोर करके रखता है, आपका डेटा वेयर हाउस जो है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है आपकी डेटा की डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और अगर हम डेटा वेयर हाउस के बारे में देखें तो क्या होता है, डेटा वेयर हाउस का पर्पस क्या है, इट स्टोर्स एंड एनालाइज द डेटा फॉर रिपोर्टिंग, एनालिटिक्स एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर्ड कैसा होता है, डेटा टाइप कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, डेटाबेस टेबल्स या एक्सेल शीट्स की फॉर्म में, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है जैसे XML फाइल्स या वेब पेजेस हो गए। इसके डेटा सोर्सेज क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शंस, मार्केटिंग ऑटोमेशन, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसको CRM भी बोला जाता है, एंड मोर। एक्सेस क्या है, बिजनेस एनालिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा इंजीनियर्स एक्सेस कर सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, और डिसीजन मेकर्स जो होते हैं ना, जो भी BI टूल्स के लिए होते हैं वो उनको एक्सेस कर सकते हैं, SQL क्लाइंट्स एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी अदर एनालिटिक्स एप्लीकेशंस भी इन्हें एक्सेस कर सकती है फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, द ऑफर ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज टू कस्टमर, ठीक है ना, क्या कह रहा है, ऑफर ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज टू कस्टमर ओवर द इंटरनेट इज अ विच एक्टिविटी, तो क्या ऑप्शन है, C2C, B2C, स्पैम, हैकिंग एंड B2B। अब देखो स्पैम और हैकिंग तो आपको पता है किससे रिलेटेड, हैकिंग का मतलब है कि किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लिया है सिस्टम पे, स्पैम का मतलब है जैसे आपने देखा है कि ईमेल के अंदर या हमारे पास कुछ स्पैम कॉल्स आते हैं, मतलब अनवांटेड कॉल्स हो गए या अनवांटेड मैसेजेस हो गए, वो क्या होते हैं, आपके स्पैम होते हैं। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन देखो C2C, B2C और B2B ये तीनों एक तरीके के क्या है, बिजनेस मॉडल है, ये आपके इनमें से एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये क्या पूछ रहा है, ऑफर ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज डायरेक्ट किसको ऑफर कर रहे हो आप, कस्टमर को, तो ये किसके एक्टिविटी होती है, ये कौन से बिजनेस मॉडल की एक्टिविटी होती है, ये आपकी होती है बिजनेस टू कस्टमर की। ठीक है, B2C,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, B2C स्टैंड्स फॉर बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। और ये क्या रेफर करता है, सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर फॉर देयर पर्सनल यूज, ठीक है ना। यानी कि जो भी सेल्स और सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायरेक्टली आप कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं उनके पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। B2C कई बार ना आपके B2B के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है, और B2B क्या होता है आपका बिजनेस टू बिजनेस, और ये क्या रेफर करता है कि आप दो बिजनेसेस के बीच में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। अब देखो, जो B2C है ना, आपके ई कॉमर्स के जो बिजनेस मॉडल है उसमें से एक मेजर बिजनेस मॉडल है, ठीक है ना। और बाकी B2C के अलावा और कौन कौन से होते हैं आपके, B2B, C2B एंड C2C, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, B2B हो जाएगा आपका बिजनेस टू बिजनेस, C2B हो जाएगा आपका कंज्यूमर टू बिजनेस, और C2C हो जाएगा आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो जो B2C है ना आपका बिजनेस टू कस्टमर, ये एक बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है आपकी ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। और इसका जो अगर 2024 के ग्लोबल सेल्स के अकॉर्डिंगली इसका एस्टिमेट देखें तो कितना रहा है, $6.3 ट्रिलियन, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल्स आप देखो, अगर B2C कंपनीज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अमेजोन हो गई, ईबे हो गई, मेटा हो गई, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गई, न्यूयॉर्क हो गई, ठीक है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स को, एंड उबर हो गई। तो ये सब किस तरीके के मॉडल्स को प्रेफर करते हैं, बिजनेस टू कस्टमर मॉडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a web facility that helps to find sites with the information and or the services that is desired। तो कौन सी वेब सर्विस होती है, वो होती है आपकी सर्च इंजन। सर्च इंजन के थ्रू ही आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका गूगल हो गया, ठीक है ना, गूगल के थ्रू हो गया या बिंग हो गया, तो इसके थ्रू आप क्या करते हो, आपको जो भी पर्टिकुलर साइट्स को फाइंड करना होता है तो वो आप किसके थ्रू करते हो, सर्च इंजन के थ्रू, ओके। नेक्स्ट देखिए, इज द मेजरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट सच एज फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन्स यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एक्सेस। तो आई थिंक इसका आंसर सबको पता ही होगा, किसी भी सिक्योरिटी एक्सेस के लिए आप क्या कर रहे हो, आपके ही किसी बॉडी पार्ट का एक तरीके से एक्सेस, मतलब कि उसके थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, अपने आप को ऑथेंटिकेट कर पा रहे हो। तो ये जो टेक्निक होती है या ये जो टर्मिनोलॉजी होती है उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बायोमेट्रिक्स। अब जो बायोमेट्रिक्स भी है ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे आपका आइरिस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, यानी कि किसी के आइरिस के अकॉर्डिंगली उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो जो भी बंदा है, जो भी पर्सन है वो लेजिटिमेट है या नहीं। या फिर रेटिना रिकॉग्नाइजेशन हो गया, फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया जो कि काफी पॉपुलर है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन भी काफी पॉपुलर है। इसके अलावा देखो, इसके अलावा और भी बहुत सारे बायोमेट्रिक्स है, जैसे डीएनए मैचिंग हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा सिग्नेचर रिकॉग्नाइजेशन हो गया, आपकी फिंगर ज्योमेट्री, ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट आपका कोई एक्सेस आपको लेना है, ठीक है ना, प्राइवेसी प्रोटेक्शंस हो गए, ठीक है ना, आपकी इसमें आ जाएंगे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ठीक है, और वेन हो गए। तो बहुत सारे तरीके के तरीके हैं जिनसे कि आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, ओपन स्टैंडर्ड्स रेफर टू, ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड्स रेफर टू क्या, ओपन स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो क्या रेफर करते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को रेफर करते हैं जो कि फ्री होते हैं फॉर दी ऑल पार्टीज। तो क्या लिखेंगे, ओपन स्टैंडर्ड्स रेफर टू स्टैंडर्ड्स दैट आर फ्री टू ऑल पार्टीज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सिक्योरिटी प्रोसीजर्स कैन, तो देखो सिक्योरिटी प्रोसीजर्स क्या कर सकते हैं, वो एलिमिनेट कर सकते हैं ऑल कंप्यूटर सिक्योरिटी रिस्क को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सीआरएम, सीआरएम का फुल फॉर्म होता है आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। सीआरएम यूजेस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, ठीक है, हमें बताना है कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन को यूज करता है टू स्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो जो सीआरएम है, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में जो ये सीआरएम है, ये क्या यूज करता है, ये यूज करता है कस्टमर की इंफॉर्मेशन को, जिससे कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जा सके, ठीक है। तो इट इज अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग ऑल ऑफ योर कंपनीज इंटरेक्शन विद द करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। तो सीआरएम बेसिकली क्या है, एक सिस्टम होता है जो कि क्या मैनेज करता है, जितने भी आपकी कंपनीज के इंटरेक्शन है आपके करंट और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ, उनको मैनेज करने का काम करता है सीआरएम, ठीक है। उसका गोल बहुत सिंपल है, क्या है, इंप्रूव द रिलेशनशिप टू ग्रो योर बिजनेस, ये इसका गोल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शंस इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो देखो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस के अंदर आपका डीएसएल आता है, ठीक है, केबल मॉडेम्स आते हैं, यूएसबी मॉडेम्स आते हैं, सैटेलाइट्स भी आते हैं, बट टेलीफोन मॉडेम्स जो है वो आपके ब्रॉडबैंड के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेलीफोन मॉडेम्स। नेक्स्ट देखिए, एफटीपी स्टैंड्स फॉर, तो एफटीपी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया जब मैंने टेलनेट पढ़ाया था, ये होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। एफटीपी जो होता है आपका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, मैं यहाँ पे
यहाँ पे ये है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम क्या है? अपलोड द फाइल्स, डाउनलोड द फाइल्स, डिलीट द फाइल्स, रीनेम द फाइल्स ओवर द नेटवर्क। अब इसके अंदर जो पोर्ट्स है ना, दो यूज होते हैं, एक यूज होता है 20 और एक होता है 21। 20 जो होता है वो आपका यूज होता है डेटा कनेक्शन के लिए और 21 होता है आपके कंट्रोल कनेक्शन के लिए। ठीक है, कंट्रोल जो होता है ये आपका परसिस्टेंट होता है, जबकि जो 20 डेटा वाला है वो आपका क्या होता है? नॉन परसिस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? हमेशा फॉर डेटा के लिए आपको हमेशा एक डेटा लाइन सेटअप करनी पड़ेगी फॉर न्यू एवरी टाइम फॉर अ न्यू कनेक्शन, जबकि कंट्रोल कनेक्शन आप कंट्रोल लाइन को ऑन रख सकते हैं फॉर दी एज लॉन्ग एज यू रिक्वायर्ड। ओके, तो इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखिए TCP/IP। ठीक है, TCP/IP स्टैंड्स फॉर, तो TCP/IP क्या होता है आपका? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर तो है ऑप्शन बी। अब TCP/IP क्या है? एक तरीके का प्रोटोकॉल है, एक तरीके का सूट है जो कि आप यूज करते हो फॉर सेंडिंग द मैसेजेस, फॉर सेंडिंग द डेटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो अगर हम इसको OSI, ठीक है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन से अगर कंपेयर करें तो OSI आपका एक मॉडल है। ठीक है ना, OSI क्या ऐसा मॉडल है? एक रेफरेंस मॉडल है। तो OSI के अंदर आपकी कितनी लेयर्स थी? OSI के अंदर थी 7 लेयर्स, और आपका जो TCP/IP है उसमें कितनी लेयर्स आ गई हैं? 4 लेयर्स। ठीक है, और ये लेयर्स कहाँ से आई हैं? ये लेयर्स आपकी OSI की ही कुछ लेयर्स को मर्ज करके बनाई गई है, जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और जो सेशन लेयर है, इन तीनों को मिला के एक एप्लीकेशन लेयर ही बना दी गई है, यानी कि इसी के अंदर इन तीनों लेयर्स की जो भी वर्किंग है वो इंक्लूड होती है। इसके ट्रांसपोर्ट लेयर को अलग रखा गया है, नेटवर्क लेयर को अलग रखा गया है, और डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मर्ज करके किसमें डाल दिया गया है? नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर। ठीक है, हर एक लेयर की अपनी खुद की एक वर्किंग होती है, और जब आप सेंडर साइड पे होते हो तो आपका डेटा कैसे जाता है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जब आप रिसीवर साइड पे होते हो तो डेटा कैसे जाता है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, हर टाइम क्या होता है? हर लेयर के साथ उसका हेडर अटैच होके जाता है। ठीक है ना, डेटा के साथ। तो जैसे डेटा है अगर आपका D, तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर का हेडर अटैच होगा, फिर आपका प्रेजेंटेशन लेयर का हेडर अटैच होगा, फिर सेशन लेयर का होगा। ठीक है ना, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अटैच होगा, फिर नेटवर्क लेयर का, फिर डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर में आप ध्यान रखना, हेडर के साथ साथ इसका ट्रेलर भी अटैच होता है। ठीक है ना, और फिर आपका फिजिकल लेयर के थ्रू क्या होगा? आपका जो भी कम्युनिकेशन चैनल है उसके थ्रू आपके डेटा ट्रांसमिट होगा, और किस फॉर्म में ट्रांसमिट होगा? नंबर ऑफ बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, और जब ये डेटा आपका रिसीवर साइड पे जाएगा तो जितने भी आपने हेडर्स अटैच किए थे वो सारे हेडर्स क्या होंगे? डी अटैच होते जाएंगे, और फिर आपके रिसीवर को जो भी डेटा है वो रिसीव हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है? हमसे TCP/IP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो वो होती है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, This address changes temporarily as the application connect to the internet. तो देखो, अगर हम IP एड्रेसेस की बात करें और उसके अंदर हम टाइप्स ऑफ IP एड्रेसेस की बात करें, तो IP एड्रेसेस कौन सी लेयर पे आपके वर्क करते हैं? ये आपके वर्क करते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। ठीक है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है? आईपी एड्रेसेस जो होते हैं आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं? पब्लिक होते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, स्टैटिक हो सकते हैं, और डायनेमिक आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। तो देखो, पब्लिक आईपी एड्रेसेस कौन से होते हैं? जो कि एक्सेसिबल होते हैं ओवर द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, पब्लिक आईपी एड्रेसेस को। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कौन से होते हैं? जो कि किसी प्राइवेट नेटवर्क के अंदर यूज किए जाते हैं डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, स्टैटिक कौन से होते हैं? जो कि फिक्स्ड होंगे और मैन्युअली असाइन किए जाएंगे। और डायनेमिक आईपी एड्रेसेस ऑटोमेटिकली असाइंड आईपी एड्रेसेस होते हैं, और ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, और हमसे ये पूछा गया है कि कौन से एड्रेसेस हैं जो कि टेम्पररी होते हैं जब एप्लीकेशन कनेक्ट होती है इंटरनेट से। तो इसका आंसर क्या है आपका? डायनेमिक आईपी एड्रेसेस। अब इसके अंदर देखो, एक क्लासलेस एड्रेसिंग आती है और एक होती है आपकी क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासलेस एड्रेसिंग में आपके पास क्लासेस होती हैं, क्लास A, B, C, D एंड E। ठीक है ना, और सब में क्या होता है? आपके आईपी एड्रेसेस होते हैं, और आईपी एड्रेसेस क्या कंसिस्ट करके रखते हैं? आपकी नेट आईडी कंसिस्ट करके रखते हैं। ठीक है, एंड होस्ट आईडी कंसिस्ट करके रखते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है कौन सी क्लास आप यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी नेट आईडी और होस्ट आईडी की बिट्स वेरी करती है। अगर आपको डिटेल में ये लेक्चर देखना है तो कंप्यूटर नेटवर्क की जो प्लेलिस्ट बनी है उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में आईपी एड्रेसेस को समझाया है विद एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए हैं। साथ ही साथ एमसीक्यू सेशंस के अंदर भी मैंने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं। तो अगर आप बहुत और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो,
टैग्स ऑन गुड्स इनेबल द ट्रैकिंग ऑफ द गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको ट्रैकिंग करनी है आपके गुड्स और सर्विसेज की, तो उसके लिए आप कौन से टैग्स यूज करते हो, उसके लिए यूज किए जाते हैं आपके RFID टैग्स, ठीक है। RFID की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये एक तरीके का ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि स्मार्ट बारकोड्स यूज करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, ये यूज करता है आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। तो देखो जो वेब पेजेस है वो कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको ऑथरिंग टूल्स भी बोला जाता है। ये एक तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूजर को अलाउ करते हैं किसी भी वेबसाइट के कंटेंट को क्रिएट और एडिट करने के लिए, ठीक है ना। ये किस लिए यूज होते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस, डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस और उसके अलावा रिलेटेड टू जो भी वेबसाइट कंटेंट है उनको क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं आपके वेब ऑथरिंग सॉफ्टवेयर, या फिर इनको ऑथरिंग टूल्स भी बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, अ लिस्ट ऑफ वेब पेजेस विजिटेड ड्यूरिंग द करंट सेशन इज केप्ट इन। तो देखो ये आपको पता ही होगा, जब ब्राउजर के अंदर हम कोई भी वेबसाइट्स या वेब पेजेस ब्राउज करते हैं या विजिट करते हैं तो वो सारी कहाँ पे आपके आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपकी ब्राउजर्स की हिस्ट्री के अंदर। तो ब्राउजर हिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, ये कंटेन करके रखती है लिस्ट ऑफ रिसेंटली विजिटेड वेबसाइट्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ठीक है ये मेंटेन तो करके रखती है, बट इसका कंसर्न क्या आ जाता है कि अगर कोई और बंदा, आपका पर्सन जो भी है, वो कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है, तो वो दे कैन इजीली वॉच कि आपकी हिस्ट्री में आपने कौन कौन से वेब पेजेस या वेबसाइट्स को आपने विजिट किया। तो एक तरीके से सिक्योरिटी कंसर्न होता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है कि हिस्ट्री को भी जो है टाइमली डिलीट कर दिया जाए। नेक्स्ट देखो, आईडीएस डज नॉट, ठीक है ना। आप देखो आईडीएस का मतलब क्या होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। तो आईडीएस क्या होता है, और ये पूछा है कि आईडीएस क्या नहीं करता इसमें से, ठीक है ना। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, ये एक तरीके की नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। और किस लिए ओरिजिनली ये बिल्ट हुई थी, जो भी वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट्स है ना उनको डिटेक्ट करने के लिए। जो भी आपका टारगेट एप्लीकेशन या कंप्यूटर पे अगर कोई भी वल्नरेबिलिटीज आ रही है, कोई भी एक्सप्लॉइट्स हो रहे हैं वल्नरेबिलिटीज को, तो उनको डिटेक्ट करता है और अलार्म करता है जो भी आपका वहाँ पे एडमिन होता है उसको, कि कोई अनऑथराइज एक्टिविटीज हो रही है या कोई अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है ना, वो चीजों को डिटेक्ट तो कर सकता है लेकिन वो उनको प्रिवेंट नहीं करता है। प्रिवेंशन अगर आपको करना है तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, आईपीएस, ठीक है ना, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो यहाँ पे आप देखिए क्या पूछा है, ट्राई टू आइडेंटिफाई अटेम्प्ट्स टू हैक इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये बात तो सही है, करता है। मॉनिटर भी करता है पैकेट जो भी नेटवर्क के थ्रू पास हो रहे हैं, ठीक है ना। ट्रांसमिट मैसेज पैकेट्स टू करेक्ट डेस्टिनेशन है, ये चीज आईडीएस नहीं करता। इसके लिए तो आपके प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, ठीक है ना, उनके अंदर आप यूज करते हो। डेटा लिंक लेयर्स हो गई, जो लेयर्स बनी हुई है वो आपके इंश्योर करती है कि जो भी आपका मैसेज पैकेट है वो करेक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर ट्रांसमिट हो। ये काम आपका आईडीएस का नहीं होता। आईडीएस का तो बेसिकली क्या काम होता है कि कोई भी अगर अटैक्स अटेम्प्ट होने की कोशिश हो रही है या कोई भी आपके मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है पैकेट्स पासिंग में, तो वो काम किया जाता है आईडीएस के थ्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, T1 एंड T3 कनेक्शंस आर कंसीडर्ड एज, ठीक है। T1 एंड T3 जो कनेक्शंस है वो कैसे कंसीडर किए जाते हैं आपके, ये एक तरीके के आपके होते हैं डायरेक्ट कनेक्शंस, ठीक है। तो ये एक तरीके के दो कॉमन डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम्स है जो कि किसके अंदर यूज होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यूज होते हैं। इनको डेवलप किसने किया था, 88 टी में डेवलप किया था 1960 के अंदर आपकी टेलीफोन सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए। तो T1 लाइंस और T3 लाइंस जो है काफी पॉपुलर हो गई थी आपकी बिजनेस क्लास इंटरनेट सर्विस के अंदर। तो T1 और T3 जो कनेक्शन है कैसे कंसिडर किए जाते हैं, एज अ डायरेक्ट कनेक्शन। अब नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखिए, द फिल इन द ब्लैंक से की इन अ रिलेशन डेटाबेस लिंक्स वन टेबल टू अनदर। तो देखो जब हम कीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपके पास कौन कौन सी होती है, एक होती है आपके पास, अगर हम पॉपुलर कीज में देखें तो एक होती है आपके पास प्राइमरी की, फिर होती है आपके पास कैंडिडेट की, देन होती है आपके पास सुपर की, फिर होती है आपके पास फॉरेन की, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले प्राइमरी की, तो प्राइमरी की क्या होती है, एक नॉट नल की होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपके टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को। और एट मोस्ट आपके पास प्राइमरी की कितनी हो सकती है, 1,
ठीक है। कैंडिडेट कीज आपके पास कितनी भी हो सकती हैं, इन्हीं कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की आपकी सेलेक्ट होती है जो कि नॉट नल होती है और यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपके रिकॉर्ड्स को। ठीक है। सुपर की क्या होती है, सुपर सेट होती है आपका कैंडिडेट की का, यानी जो भी कोई कैंडिडेट की है अगर उसके साथ आप यूनियन करते हो अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स का, तो वो क्या मिलके बना देती है आपकी सुपर की। तो अगर हम देखें तो सुपर की जो होगी सुपर सेट होगी, ठीक है, आपकी कैंडिडेट की का, और प्राइमरी की जो है आपकी कैंडिडेट की का सबसेट होगी। ठीक है। अब इसके अंदर भी दो चीजें आ जाती है कैंडिडेट की में, और आपकी इसमें दो चीजें क्या आ जाती है, एक आ जाता है आपके प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, और एक हो जाते हैं आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, जो कि कैंडिडेट की में होंगे। फॉर एग्जांपल सपोज 3 एट्रीब्यूट्स है मेरे पास, ठीक है, और ए और बी जो है मिलके कैंडिडेट की बना रहे हैं। अगर ए और बी कैंडिडेट की बना रहे हैं मिलके, तो ए और बी क्या हो जाएंगे, आपके प्राइम एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। ठीक है ना। और क्योंकि सी जो है आपका कैंडिडेट की का हिस्सा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर एक ही कैंडिडेट की है तो यही, अगर इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होगी तो यही प्राइमरी की बन जाएगी, लेकिन अगर कोई नल वैल्यू है तो ये प्राइमरी की नहीं बनेगी। और अगर हम ए बी के साथ यूनियन कर दें सी का, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी सुपर की। ठीक है। तो बेसिकली कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। ओके। नेक्स्ट अब आता है आपका फॉरेन की। फॉरेन की किस लिए काम में आता है, जब आपको एक टेबल की लिंकिंग दूसरे टेबल के साथ करनी है, यानी कि दो टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप सेटअप करना है, तो उसको लिंक करने के लिए आपकी यूज की जाती है फॉरेन की, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी एक टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो है फॉरेन की तरह ट्रीट करेंगे, और ये सेट ऑफ एट्रीब्यूट दूसरी टेबल के अंदर कैसे होंगे, एज अ प्राइमरी की। ओके। तो हमसे ये पूछा है, द की इन अ रिलेशनल डेटाबेस लिंक वन टेबल टू अनदर इज नोन एज फॉरेन की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यूआरएल। यूआरएल स्टैंड्स फॉर, तो देखो यूआरएल क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। यूआरएल क्या होता है, इट इज एन एड्रेस दैट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स। ठीक है ना, जो भी आपका रिसोर्स है उसकी लोकेशन को इंटरनेट पे लोकेट करने के लिए, वो बताने के लिए आपको एड्रेस स्पेसिफाई करता है। ठीक है ना। ये और ये भी बताता है कि कैसे उसको रिट्रीव करना है। तो यूआरएल जो होते हैं कैसे कॉमनली यूज होते हैं, आपके वेब पेजेस को रेफरेंस करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है यूआरएल जो है आपके अदर एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई फाइल ट्रांसफर करना है, ईमेल करना है, या डेटाबेस एक्सेस करना है। यूआरएल के अगर हम पार्ट्स की बात करें, तो देखो यूआरएल में सबसे फर्स्ट पार्ट होता है आपका स्कीम, जो भी प्रोटोकॉल आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, चाहे एचटीटीपीएस हो गया, टेलनेट हो गया, एफटीपी हो गया, ठीक है ना, एसएसएच हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है आपका, उसमें आ जाता है सब डोमेन, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका सेकंड लेवल डोमेन, और लास्ट में आ जाएगा आपका टॉप लेवल डोमेन। ठीक है। और फिर उस वेब पेज के अंदर आप जो भी पर्टिकुलर किसी डायरेक्टरी को या सब डायरेक्टरीज को विजिट करते हैं, तो वो आ जाएगी आपकी सब डायरेक्टरी वाला पार्ट। तो ये कुछ यूआरएल के आपके पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ टेक्स्ट और एन इमेज विच व्हेन क्लिक्ड टेक्स द यूजर टू अनदर वेबसाइट। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कोई टेक्स्ट या इमेज है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, तो आप क्या करते हो, दूसरे वेबसाइट या पेजेस पे चले जाते हैं। जैसे कि आपने बताया, जैसे अगर हम शॉपिंग भी करते हैं, तो अगर कोई सपोज हमें कोई पिक्चर पसंद आ रही है, फॉर एग्जांपल हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की शॉपिंग कर रहे हैं और हमें कोई ईयरफोन लेने हैं, तो अगर उस ईयरफोन की पिक्चर पे मैं क्लिक करती हूँ, तो वो क्या करता है, वो आपको अनदर वेबसाइट या वेब पेज पे लेके जाता है, जहाँ पे उस पर्टिकुलर ईयरफोन्स की क्या होती है, इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, जिसके थ्रू आप उसको परचेस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, इट्स अप टू यू। तो ये जो भी काम हो रहा है कि किसी टेक्स्ट पे, ठीक है, या किसी इमेज पे क्लिक करके आप क्या कर रहे हो, दूसरे वेब पेज या वेबसाइट पे जा रहे हो, तो ये काम किसके थ्रू होता है आपका, ये होता है आपका हाइपर लिंक के थ्रू। तो हाइपर लिंक बेसिकली क्या होता है, एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एलिमेंट है जो कि क्या करता है, कनेक्ट करता है एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से ऑन द इंटरनेट। ठीक है। इसको और क्या बोला जाता है, इसको लिंक और हाइपर टेक्स्ट भी बोला जाता है। हाइपर लिंक्स किस लिए यूज होते हैं, नेविगेट टू अनदर पार्ट ऑफ एन ऐप टू अनदर ऐप। ठीक है ना। इसके अलावा लॉन्च करते हैं स्पेसिफिक यूआरएल, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, जो कि यूजिंग करता है एक सेपरेटर ब्राउजर ऐप को। ठीक है ना। इसके अलावा
एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट या रिसोर्स से लिंक करने के काम में आता है, और इसके अलावा क्या आता है, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट, जो भी डॉक्यूमेंट है का स्पेसिफिक पार्ट है उससे लिंक करने के काम में आता है, ठीक है ना। और जो भी एप्स है उनको वेब एड्रेस पे अवेलेबल कराने के काम में आता है आपका हाइपरलिंक। जैसे देखो यहाँ पे ये है सपोज सर्च इंजन लाइक्स गूगल, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको किस पे लेके चला जाएगा, गूगल की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, and access the database and data dictionary in a DBMS as they exist on a storage device। तो कौन होता है वो, DBMS इंजन होता है जो कि डेटाबेस को, डेटा डिक्शनरी को DBMS के अंदर एक्सेस करता है, ठीक है ना, फॉर अ स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस के ऊपर उनको यूज करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, DBMS का इंजन, ठीक है। तो डेटाबेस इंजन जो है वो आपका एक्सेस करता है डेटाबेस और डेटा डिक्शनरी को इन DBMS एज दे एग्जिस्ट ऑन अ स्टोरेज डिवाइस। तो आपका जो 24 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया DBMS इंजन। तो देखो ये एक तरीके से इंजन है जिसके थ्रू आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, रिसोर्सेस एक्सेस कर सकते हो, क्वेरीज को प्रोसेस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड विद इन अ GIF इमेज, ठीक है। तो 25th क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका है वेब बग, ठीक है। वेब बग क्या होता है, बेसिकली एक टाइनी इनविजिबल इमेज होती है जो कि कहाँ प्लेस कर दी जाती है, आपके वेब पेज के ऊपर या फिर किसी ईमेल के अंदर, ठीक है ना, आपकी यूजर एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो वेब बग्स जो होते हैं बेसिकली किस लिए यूज किए जाते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, यूजर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कि जैसे उसका IP एड्रेस क्या है, कौन सा ब्राउजर टाइप वो यूज कर रहा है, क्या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये जनरली कहाँ यूज होते हैं, आपके ऑनलाइन और ईमेल मार्केटिंग के अंदर, ताकि आपकी सक्सेस को मेजर किया जा सके। तो ये वेब बग क्या हो गया है, एक टाइनी इनविजिबल इमेज है जो कि आपके वेब पेज पे या ईमेल के अंदर प्लेस कर दी जाती है जिससे कि यूजर की एक्टिविटीज को ट्रैक किया जा सके। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, वेब बग। नेक्स्ट देखो 26 क्या है, अलाउज द यूज ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन फॉर मेकिंग फोन कॉल्स। इसका आंसर है आपका VoIP, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि यूजर्स को अलाउ करती है कि वो फोन कॉल्स कर सकते हैं ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। मतलब आपकी जो रेगुलर फोन लाइन है उसके थ्रू यूज ना होके आप एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, फोन कॉल्स बना कर सकते हो, ठीक है ना। और ये क्या करता है, जो भी आपके वॉइस सिग्नल्स होते हैं उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये डिजिटल सिग्नल्स फिर इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, स्क्रैम्बलिंग ऑफ अ कोड, ठीक है। स्क्रैम्बलिंग ऑफ अ कोड इज नोन एज एनक्रिप्शन। एंड व्हाट इज एनक्रिप्शन, ठीक है। एनक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर डेटा को स्क्रैम्बल किया जाता है, किसके थ्रू, कुछ भी मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू, ताकि उस डेटा को नेटवर्क के ऊपर प्रोटेक्ट किया जा सके। यानी कि ओरिजिनल डेटा ना सेंड करके, ठीक है, आप नेटवर्क पे क्या कर रहे हो, ओरिजिनल डेटा का सेंड करोगे तो अब तो पॉसिबिलिटी कि उसको पे अटैक हो सकता है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ओरिजिनल डेटा एज इट इज ना सेंड करके कैसे सेंड किया जाता है, स्क्रैम्बल डेटा सेंड किया जाता है, ठीक है ना। डेटा को स्क्रैम्बल कर दिया जाता है और फिर आप क्या करते हो, वो स्क्रैम्बल डेटा यहाँ पे सेंड करते हो, ठीक है। तो ये जो स्क्रैम्बलिंग आप कर रहे हो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एनक्रिप्शन। तो आपके पास एनक्रिप्शन करने से पहले क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है, यानी कि आपका और जो भी डेटा एक्चुअल डेटा हो जाता है, इस प्लेन टेक्स्ट पे आप क्या करते हो, कोई भी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम आप अप्लाई करते हो और उससे फिर क्या कन्वर्ट करते हो, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, ताकि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब जो एनक्रिप्शन है वो भी आपके पास कीज के थ्रू होते हैं, कुछ कीज आप अप्लाई करते हो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर, और उसके बाद क्या होता है, उस की को अप्लाई करने से आपका प्लेन टेक्स्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है साइफर टेक्स्ट में। अब आपका अगर हम देखें तो दो तरीके के आपके जो मेनली आपके एनक्रिप्शन होते हैं, एक होता है आपका पास पब्लिक की एनक्रिप्शन और एक होता है आपके पास प्राइवेट की एनक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक की और प्राइवेट की एनक्रिप्शन होता है। प्राइवेट की एनक्रिप्शन कौन सा होता है, जिसके अंदर प्लेन टेक्स्ट और साइफर यानी कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए, ठीक है, दोनों के लिए सेम ही की यूज की जाती है, ठीक है ना, सेम की यूज की जाती है। देखो साइफर टेक्स्ट तो आपको मिल गया, लेकिन रिसीवर को तो समझ में आना चाहिए ना कि अभी साइफर टेक्स्ट के अंदर मेंशन किया है, तो उसको भी की चाहिए होगी ताकि वो वापस से साइफर टेक्स्ट को किसमें कन्वर्ट कर सके, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके। तो ये वाली जो टेक्निक हो जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी डिक्रिप्शन। तो अगर आप प्राइवेट की बात करो तो प्राइवेट की के अंदर क्या होता है, आपके पास यहाँ पर सिर्फ
एक ही तरीके की यूज होती है जो कि आपके एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है, जबकि जो पब्लिक की एनक्रिप्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके पास 2 कीज यूज की जाती हैं और उन 2 कीज के थ्रू आप क्या करते हो, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यूज करते हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे आपका जो ईमेल आईडी है वो क्या है, आपकी पब्लिक की है, यानी कि आपके ईमेल मुझे पता है तो आपकी ईमेल के थ्रू मैं आपको कोई डेटा सेंड कर सकती हूँ या कोई मैसेज सेंड कर सकती हूँ। अब उस ईमेल आईडी का पासवर्ड सिर्फ आपको पता है, तो वो क्या हो गई, आपके लिए एक प्राइवेट की हो गई। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको वो डेटा या मैसेज पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने ईमेल को ओपन करने के लिए आप आपकी प्राइवेट की यूज करोगे और प्राइवेट की क्या हो जाएगी, आपका पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग आपकी जो कीज है वो यूज हो रही है। नेक्स्ट देखो, हिरार्किकल डेटाबेस ऑर्गेनाइजेस डेटा इन ए, तो हिरार्किकल डेटाबेस जो होता है उसके अंदर डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, आपका ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज होता है, जहाँ पे आपका रूट होता है और फिर लेवल बाय लेवल जो भी अकॉर्डिंगली आपके चाइल्ड्स क्रिएट होते जाते हैं। तो हिरार्किकल डेटाबेस जो होता है किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, हिरार्किकल बोल लीजिए, नेटवर्क बोल लीजिए, ये आपके ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स थ्रू विच कंप्यूटर कम्युनिकेट्स आर कॉल्ड, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं, जो कि एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं और उन सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे ही आपके कंप्यूटर्स जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, द मेन इंटरफेस इन विंडो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस, तो क्या होता है आपके बीच में इनके मेन इंटरफेस कौन सा होता है, आपका ग्राफिकल इंटरफेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वेब सर्वर शुड बी कॉन्फ़िगर्ड सो दैट, ठीक है ना, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको कि वेब सर्वर्स कैसे कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑलवेज पॉसिबल नहीं, अनऑथराइज्ड एक्सेस तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस इज रेस्ट्रिक्टेड, तो ये बात सही है। एनी फॉर्म ऑफ एक्सेस नहीं बोल सकते, देखो कुछ एक्सेस आपके लेजिटिमेट भी होते हैं जो कि जरूरी होते हैं करने, तो एनी फॉर्म ऑफ एक्सेस नहीं होगा, अनऑथराइज्ड एक्सेस इज समटाइम्स पॉसिबल नहीं, आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस को क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना है। तो आपकी वेब सर्वर्स कैसे कॉन्फ़िगर्ड होने चाहिए कि कोई अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाह रहा है तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन दैट ऐड न्यू फीचर्स टू अ ब्राउजर, तो कौन सा होता है, वो आपका होता है प्लगइन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, fill in the blank से it is defined as any crime completed through the use of computer technology, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आप कोई भी क्राइम करते हो, यानी कि कोई भी अगर डेटा थेफ्ट कर रहे हो या डेटा को अनएक्सेसिबल बना रहे हो, तो वो सब क्राइम किसके अंदर आते हैं, आपके कंप्यूटर क्राइम के अंदर। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इज द कंप्यूटर कनेक्टेड टू टू नेटवर्क्स, तो देखो दो नेटवर्क्स को अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका गेटवे। गेटवे बेसिकली एक डिवाइस या सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, और उनके बीच में डेटा को ट्रांसलेट करता है, और ये जो दो नेटवर्क्स कनेक्ट है ये एक डिफरेंट प्रोटोकॉल और डिफरेंट डेटा फॉर्मेट के ऊपर ऑपरेट होते हैं, तो उस केस में आपको क्या यूज करना होता है, गेटवे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है, अगर किसी कंप्यूटर के ऊपर आप अनऑथोराइज एक्सेस कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा हैकिंग। नेक्स्ट देखिए, स्टोर्स डेटा इन टू डायमेंशनल टेबल, ठीक है, तो कौन सा डेटाबेस है ऐसा है जो कि डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, टू डायमेंशनल टेबल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा है वो आपका टू डायमेंशनल टेबल के अंदर स्टोर होता है, जिसके अंदर आपके पास रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना, रोज और कॉलम्स होते हैं। जो कॉलम्स होते हैं वो आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी कॉलम्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, और जो भी आपके नंबर ऑफ रोज होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, रिकॉर्ड्स को। ठीक है, ये आपका रिलेशनल डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखो, कलेक्टिंग अ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज, ठीक है, ये एक तरीके का क्या है, अटैक के बारे में आपको बता रहे हैं कि आप क्या करो, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, और फिर पोज कर रहे हो एज एन अनदर इंडिविजुअल, मतलब किसी और की आइडेंटिटी बन के आप अपने आप को दिखा रहे हो, तो वो एक तरीके से क्या होता है, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, बुक मार्क्स कैन बी ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग, तो देखो जो बुक मार्क्स है आप उनको कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, फोल्डर्स यूज करके आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट मार्कअप लैंग्वेज इंक्लूड्स ऑल द फीचर्स ऑफ HTML एंड प्रोग्रामिंग एक्सटेंशन, तो इसका आंसर है आपका XML, ठीक है ना, एक्सटेंसिबल मार्कअप
लैंग्वेज, ये एक तरीके की मार्कअप लैंग्वेज है जो कि अलाउ करती है यूजर को कि वो डेटा को स्टोर और शेयर कर सके एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। और एक्सएमएल किस लिए यूज होती है? इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम, जैसे वेबसाइट्स हो गई, डेटाबेसेस हो गई, या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हो गई। अगर हम इसके की फीचर्स की बात करें तो क्या क्या हो जाएंगे? स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट, कस्टमाइजेबल टैग्स, ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल एंड इजी टू लर्न। नेक्स्ट देखिए, अ टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी सिनोनिमस विथ, तो देखो टेबल को रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में और क्या कहा जाता है? रिलेशन भी कहा जाता है। और इस टेबल के अंदर रो और कॉलम्स होते हैं, जिसके अंदर रो तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को कंटेन करके रखते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उसमें होते हैं आपके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट देखिए 41 क्वेश्चन क्या है? मेटा डेटा डज नॉट इनेबल डेटाबेस डिजाइनर यूजर्स टू, तो इसका आंसर क्या है? अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा मीन, ये तो ये करता है अलाउ, ठीक है। नो व्हाट द फाइन डिस्टिंक्शंस आर बिटवीन सिमिलर डेटा आइटम्स, ये भी ये बताता है, ठीक है। अंडरस्टैंड व्हाट डेटा एक्सेस, ये भी बताता है, लेकिन सैंपल नहीं करता, ठीक है ना। ये सैंपल डेटा को इनेबल नहीं करता है आपका मेटा डेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 41 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू ऑफ क्लाइंट साइड एक्सटेंशंस, ठीक है ना। अगर क्लाइंट साइड एक्सटेंशन लगा देते तो ये क्या ऐड कर देते हैं? फंक्शनैलिटीज ऐड कर देते हैं सर्वर को, ठीक है, टू दी सर्वर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, and is fill in the blanks, it is a method that will automatically execute when an object is instantiated। तो अगर आप कोई क्लास बना रहे हैं, ठीक है, और उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, जैसे सपोज हम क्लास बना देते हैं ए, और इस ए का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे, तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करती हूँ, ठीक है, तो क्या होता है? एक मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। तो कौन सा मेथड होता है? वो इसका होता है कंस्ट्रक्टर। अगर यहाँ पे आप जो भी कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है? क्लास के नेम से बनता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर अगर मैंने बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया सपोज हेलो, तो जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करूंगी, ठीक है ना, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करूंगी तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और आउटपुट में आपको क्या मिल जाएगा? हेलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, एन इंटरनेट डायरी और ग्रुपिंग ऑफ ऑनगोइंग एंट्री इज नोन एज, क्या कहलाता है ये आपका? ब्लॉक, ओके। नेक्स्ट देखिए, गेन एंट्री टू अ नेटवर्क प्रिटेंडिंग टू बी अ लेजिटिमेट कंप्यूटर, ठीक है ना, इज रेफर्ड एज, ठीक है, यानी आप क्या कर रहे हो? किसी भी नेटवर्क की एंट्री को ले रहे हो और उसके बाद कैसे प्रिटेंड कर रहे हो? एक लेजिटिमेट कंप्यूटर की तरह प्रिटेंड कर रहे हो, तो इसको क्या कहा जाता है? टू बी एंड प्रिटेंडिंग टू बी एट अ लेजिटिमेट कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज अ आईपी स्पूफिंग, ठीक है। आईपी स्पूफिंग क्या होती है आपकी? ये क्या होती है? रेफर करती है किसको? इंटरनेट क्रिएशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स विद अ फॉल्स सोर्स आईपी एड्रेस टू इम्पर्सोनेट अनदर कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। आईपी स्पूफिंग क्या अलाउ करती है? साइबर क्रिमिनल्स को अलाउ करती है कि वो मलिशियस एक्शंस या जो भी डिटेक्शन के बिना, मतलब बिना डिटेक्ट हुए जो भी मलिशियस एक्शंस वो परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, ठीक है ना, आईपी स्पूफिंग के थ्रू। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? फॉल्स सोर्स आईपी एड्रेसेस के थ्रू क्या करते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स का क्रिएट करती है, और उसके हिसाब से और उसके अकॉर्डिंगली क्या करती है? किसी दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे एज अ स्पूफ या इम्पर्सोनेट की तरह एक्ट करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आईपी स्पूफिंग। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क व्हाइल साइमल्टेनियसली अलाउ डिस्ट्रक्टिव एक्ट इज अ, तो क्या होता है ये आपका? ये होता है आपका ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम जो कि यूजफुल टास्क को भी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, और साइमल्टेनियसली आपके डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स को भी अलाउ कर रहा है, इसको क्या कहा जाता है? ट्रोजन हॉर्स। अगर ट्रोजन हॉर्स को हम थोड़ा सा और देखें तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक तरीके का मालवेयर है, ठीक है, जो कि कैसे प्रिटेंड करता है? एक लेजिटिमेटेड सॉफ्टवेयर की तरह प्रिटेंड करेगा या कोड की तरह प्रिटेंड करेगा, और उसके थ्रू क्या करेगा? यूजर सिस्टम पे अपना एक्सेस गेन कर लेगा, और जब एक बार ट्रोजन हॉर्स आपकी सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है, उसके बाद ट्रोजन हॉर्स क्या करता है? वो जो भी लेजिटिमेट यूजर कर सकता है ना, वो सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जैसे फाइल्स को डिलीट कर सकता है, डेटा को मॉडिफाई कर सकता है, किसी फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो वेरी हार्मफुल वायरस, ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू विजिट सर्टेन वेबसाइट्स स्पाईवेयर मे बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड, दिस इज कॉल्ड एज, तो जब आप कोई किसी सर्टेन वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं और उस वेबसाइट पे विजिट करने पे क्या हो रहा है? कोई वायरस या कोई स्पाईवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ड्राइव बाय डाउनलोड। अब ड्राइव बाय डाउनलोड इसको क्यों कहा जाता है? अगर आप देखो
ड्राइव बाय डाउनलोड क्या है? एक साइबर अटैक है जिसके अंदर मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो जाता है डिवाइस के ऊपर विदाउट द यूजर नॉलेज और कंसेंट। यानी कि जैसे आप उस वेबसाइट पे गए उसी टाइम पे क्या होगा, एक मलिशियस सॉफ्टवेयर जो है बिना आपकी परमिशन के, बिना आपके कंसेंट और नॉलेज के वो आपके सिस्टम के ऊपर डाउनलोड हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए इसलिए हम क्या कहते हैं, इस टर्म को क्या रेफर किया जा रहा है? ड्राइविंग बाय। ठीक है, अ वेब पेज। ठीक है, और मलिशियस कोड क्या हो रहा है? डाउनलोड हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? ड्राइव बाय डाउनलोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है, हैकर जो होते हैं लेजिटिमेट जो वेबसाइट्स हैं उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी अगर आप किसी इन्फेक्टेड पेज के ऊपर विजिट करते हैं, कुछ भी क्लिक करते हैं, तो क्या होता है, कोई भी करप्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक हो जाता है और उसकी वजह से वो डिवाइस के ऊपर वो जो भी मलिशियस सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोग्राम दैट अलाउज द ओएस टू वर्क विथ अ प्रिंटर और अ वीडियो कार्ड। यानी कि जो सॉफ्टवेयर हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको अगर हार्डवेयर के साथ वर्क करना है, ठीक है ना, उसके साथ ऑपरेट होना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो? उसके लिए साथ आप यूज करते हो ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स बेसिकली क्या होते हैं? सेट ऑफ फाइल्स होती हैं जो कि कंप्यूटर को इनेबल करती है कि वो कम्युनिकेट कर सके हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ, जैसे माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया। यानी कि जब भी कोई आप हार्डवेयर डालते हो तो उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है? उनके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होते हैं ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस पर्टिकुलर हार्डवेयर के साथ वर्क कर सके। नेक्स्ट देखिए, रोल बैक कमांड जो होती है ट्रांजेक्शन के अंदर। देखो ट्रांजेक्शन में कई बार क्या होता है, कोई ट्रांजेक्शंस फेल हो जाते हैं या कोई ट्रांजेक्शंस में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो हमें क्या करना होता है? उन ट्रांजेक्शंस को रोल बैक करना होता है। तो जब आप किसी भी ट्रांजेक्शन को रोल बैक करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपने उस ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी स्टेप्स थे उनको सेव नहीं किए थे, वो सारे वो सारे स्टेप्स क्या हो जाते हैं? अंडू हो जाते हैं। तो बेसिकली रोल बैक कमांड जो होती है ट्रांजेक्शन के अंदर किस लिए यूज होती है? to undo the transactions that have not been saved in the database. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखिए, refers to the contracting of a specific business task to a third party service provider। तो इसके अंदर क्या होगा, क्या बोल रहा है ये? fill in the blanks है जिसमें हमें बताना है refers to the contracting of a specific business task to a third party सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका आंसर क्या है आपका? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या रेफर करता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ स्पेसिफिक बिजनेस टास्क टू अ थर्ड, जो भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है उनके थ्रू आपकी जो भी स्पेसिफिक बिजनेस टास्क है उनकी कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए यूज होते हैं आपकी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, हु इन्वेंटेड ऊप। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को किसने इन्वेंट किया? तो हमारे पास इसमें यहाँ पे इन्होंने 4 लोगों के नाम दे रखे हैं और हमें बताना है कि किसने ऊप को इन्वेंट किया। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, एलन के। नेक्स्ट देखिए, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ ऊप इन जनरल डेफिनेशन। तो देखो अगर आप देखें तो ऊप के अंदर एफिशिएंट कोड आपका फीचर है, कोड रीयूजेबिलिटी जो कि इनहेरिटेंस होता है वो भी है, मॉड्यूलरिटी भी है, क्योंकि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू क्या करते हैं? क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस के थ्रू हमारे जो प्रॉब्लम होती है, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको मॉड्यूलराइज करते हैं। लेकिन देखो डुप्लीकेट और रिडंडेंट डेटा जो है ना, ये इसका फीचर नहीं है ऊप का। ठीक है, जनरल डेफिनेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विच फीचर ऑफ ऊप इंडिकेट्स कोड रीयूजेबिलिटी। तो अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्शन की, तो एब्स्ट्रैक्शन तो क्या होता है? जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है इंप्लीमेंटेशंस की उनको हाइड करता है और एसेंशियल फीचर्स जो है उनको शो करता है यूजर को। पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है? पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली क्या करता है, कोई एक ही नेम है लेकिन उसके मैनी फॉर्म्स है। जैसे अगर शेप की हम बात करें तो शेप आपका सर्किल भी हो सकता है, ठीक है ना, रेक्टेंगल भी हो सकता है, फिर आपका ट्राइंगल भी हो सकता है। तो वन नेम मैनी फॉर्म को सपोर्ट करता है। एनकैप्सुलेशन क्या करता है? आपके डेटा और मेथड्स को बाइंड करने का काम करता है। और इनहेरिटेंस आपका क्या काम करता है? कोड रीयूजेबिलिटी का। यानी कि अगर कोई कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो रादर कि उस कोड को वापस लिखा जाए, हम क्या करते हैं? उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड इन C++ टू यूज ऊप। तो देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स है उनको यूज करने के लिए आपको कोई हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऊप कैन बी यूज विदाउट यूजिंग एनी हेडर फाइल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिए, वाई जावा इज पार्शियली ऊप लैंग्वेज। तो देखो जावा पार्शियली ऊप लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि ये आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है ना उनके भी यूजुअल डिक्लेरेशन को सपोर्ट करती है, इसलिए जो है जावा आपकी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बेसिकली क्या है, पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि फुल्ली ऑब्जेक्ट या प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर ऊप्स कॉन्सेप्ट। देखो डेटा हाइडिंग, मैसेज पासिंग, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड डेटा बाइंडिंग। तो अगर आप इनमें से देखें तो इसमें से जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ना, ये आपके ऊप का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है कि कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, अगर वो लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम C++ की बात करें तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, जबकि जावा जो है उसके अंदर आपका बाइट कोड का कॉन्सेप्ट आता है, और बाइट कोड क्या होता है, बेसिकली आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, लेकिन वो ऊप का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, द फीचर बाय विच वन ऑब्जेक्ट कैन इंटरेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो कौन सा फीचर होता है आपका, मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करवा सकते हो। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, एक फील्ड है जो कि किसके ऊपर एम करती है, गोल करती है, टू डेवलप द इंटेलिजेंट मशीन्स। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो एक तरीके से क्या है, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ इंटेलिजेंट सिस्टम्स जो कि काम करते हैं और रिएक्ट करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से एज अ ह्यूमन आप करते हो। यानी कि इस तरीके की सिस्टम्स को बनाना, इस तरीके की इंटेलिजेंट डिवाइसेस को बनाना जो कि सिमिलर मैनर में, जैसे ह्यूमन वर्क करते हैं उसी सिमिलर मैनर में वर्क और रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो जैसे रोबोट्स हो जाते हैं, ठीक है ना, तो वो उसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि वो जैसे ह्यूमन वर्क करते हैं उस तरीके से ही वर्क करें और अकॉर्डिंगली रिएक्ट करें। ठीक है, तो इंटेलिजेंस क्या हो गया, एक तरीके से प्रोसेस हो गई, ठीक है ना, या कंपोनेंट हो गया जो कि इस गोल को अचीव करने के काम में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो कौन सी एप्लीकेशन है, इट हेल्प्स टू एक्सप्लोर द वनरेबिलिटीज टू सिक्योर द फर्म। नहीं, ये काम तो आपकी सिक्योरिटी जो प्रोसीजर्स है उनका काम होता है, ठीक है ना, कि उनको प्रिवेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, तो ये आपका एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इजी टू क्रिएट अ वेबसाइट नहीं है, आपकी जो वेब प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस होती है वो होंगी, ठीक है। इट हेल्प्स टू डिप्लॉय द एप्लीकेशंस ऑन द क्लाउड। नहीं, ये भी एआई का एप्लीकेशन नहीं। एआई का एप्लीकेशन क्या है, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है जनरली, वो होती है आपकी ऑप्शन ए, पर्ल। पर्ल बेसिकली क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जबकि बाकी जो लैंग्वेजेस हैं वो आपकी यूज हो सकती है फॉर एआई, लेकिन पर्ल क्या है, एक आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने 60 क्वेश्चन कवर करे इस सेशन के अंदर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप प्लीज वीडियो में बताइएगा कि आपने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट देखे या नहीं देखे, ठीक है ना, क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए, ठीक है, वो भी हम इसके अंदर लाएंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आज 60 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। थोड़ा सा हमारा जो वीडियो है वो लंबा हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शंस के साथ साथ उनको डिटेल में समझाने की भी कोशिश की है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपके कई सारे टॉपिक्स भी एमसीक्यूज के साथ साथ कवर हो पाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।